सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पावर सेक्टर के मसाइल वक्त के साथ साथ मजीद गंभीर और पेचीदा हो रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह बिजली की पैदावार में मनसूबाबंदी का फुकदान और महंगी ग्रोथ है, जबकि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की सलाहियत में कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ है। इस सूरत हाल को पावर सेक्टर की नाकिस गवर्नेंस मजीद तशवीशनाक बना रही है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल के इलेक्ट्रिक है, जो मुल्क के सबसे बड़े शहर और फाइनेंशियल हब कराची को बिजली सप्लाई करती है। लेकिन नेपरा कहता है कि कराची के कई मकामात पर बिजली की लोड शेडिंग 12 घंटे से जायद हो रही है और एक बार बंदिश का दौरानिया 3 घंटे तक भी पहुंच जाता है। पहले 76% कराची को लोड शेडिंग से पाक करने का दावा किया गया और अब ये दावा भी चेंज कर दिया गया और कहा गया कि अब 70% कराची जो है वो लोड शेडिंग से पाक हुआ। ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिकवरी लॉसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में इजाफे और कौमी खजाने से सालाना 250 अरब रुपए की सब्सिडी देने की मंजूरी दी है, जबकि अभी तक के इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट कंट्रोल का तनाज़ा हल तलब है। ऐसा क्यों हो रहा है? के इलेक्ट्रिक के साथ मसला क्या है और इन मसाइल के बावजूद एक प्राइवेट कंपनी पर हुकूमत इतनी नवाजिशात की वजह क्या है? आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। गर्मी की शिद्दत, बिजली की गैर एलानिया बंदिश और आवाम की बेबसी, कराची एक बार फिर शदीद गर्मी की लपेट में है, मगर लोड शेडिंग का अजाब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सिंध असम्बली की एनर्जी कमेटी ने गुज़िश्ता हफ्ते के इलेक्ट्रिक को हिदायत की है कि वो लोड शेडिंग का बाकायदा शेड्यूल फराहम करे, मगर अब तक कोई वाज़े बेहतरी सामने नहीं आई। दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक 12 हुकूमती अहकामात को नज़रअंदाज करती आई है और बिजली चोरी को जवाज़ बनाकर खुद को जिम्मेदारी से बरीउज़्ज़िम्मा करार देती है। के इलेक्ट्रिक के अपने मुताबिक अगर हर फीडर पर चोरी पकड़ने वाले मीटर नस्ब किए जा चुके हैं तो फिर इतने तवील ब्रेकडाउन का क्या जवाब बनता है? ये मामला सिर्फ टेक्निकल खराबियों या लाइन लॉसेस का नहीं बल्कि जवाबदेही के शदीद फुकदान का भी है। ऐसे हालात में जब बिजली सिर्फ आसाइश नहीं बल्कि इंसानी जान बचाने की बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है, ये गफलत नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। क्या वाकई के इलेक्ट्रिक की तरजीहात में सार्फिन का मफाद शामिल है या फिर ये अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की एक और कोशिश है? के इलेक्ट्रिक के मुतासरीन की दुहाई पर नेपरा को भी ख्याल आ गया। गुज़िश्ता माह नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को एक ख़त लिखा जिसमें यहाँ तक कहा गया कि केई की कारकर्दगी मुल्क में प्राइवेटाइजेशन के मुस्तकबिल के लिए तशवीशनाक है। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर रेगुलेटर ने संजीदा सवालात उठा दिए हैं। नेपरा की जानिब से मई के आखिरी अशरे में के इलेक्ट्रिक को खत लिखा गया जिसमें के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी को निजकारी के मुस्तकबिल के लिए तशवीशनाक करार दिया गया। नेपरा ने लिखा कि के इलेक्ट्रिक की निजकारी के बुनियादी मकासद में से एक ये था कि कारकर्दगी में नुमायां बेहतरी लाई जाएगी और सारिफिन को काबिल एतमाद बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। लेकिन के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी में मुसलसल गिरावट का रुझान है जो निजकारी के मकसद के खिलाफ है, जिससे के इलेक्ट्रिक की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की सलाहियत और अज़्म पर संजीदा सवालात उठ गए हैं। ख़त में यह भी वाज़ह किया गया कि वक्त गुजरने के साथ के इलेक्ट्रिक का NTDC निज़ाम से खरीदी गई बिजली पर इन्हिसार बढ़ा है, जो उसकी पैदावार के अपने ज़राए की निस्बत नुमायां तौर पर सस्ती है, जिसकी वजह से के इलेक्ट्रिक के मजमूई ईंधन के खर्च में नुमायां कमी आई है। ताहम लागत में इस कमी के बावजूद के इलेक्ट्रिक ने इस फ़ायदे को सारिफिन तक मुंतकिल नहीं किया। ख़ास तौर पर सारिफिन को ताअत्तुल के बगैर बिजली की फराहमी जारी रखने में नाकाम साबित हुई है, जिससे कि इलेक्ट्रिक की नाक़स ऑपरेशनल और स्ट्रेटजिक कारकर्दगी ज़ाहिर होती है। इस तरह के सवालात कौमी असम्बली और सिंध असम्बली की पार्लिमानी कमेटियाँ पूछ रही हैं। गुज़श्ता माह के आखिरी हफ्ते में के इलेक्ट्रिक के CEO कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में पेश हुए, जहाँ उनकी एक कमेटी रुकन से तल्ख कलामी हुई जिस पर उनके खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश करने का ऐलान किया गया। फिर 2 दिन पहले ऐसा ही वाक़या सिंध असम्बली में पेश आया,
जहां सूबाई असम्बली के अरकान और के इलेक्ट्रिक के CEO के दरमियान शदीद जुमलों का तबादला हुआ, जिस पर मोनिस अलवी के खिलाफ एक और तहरीक इस्तेहकाक पेश करने का फैसला हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों अरकान असम्बली के इलेक्ट्रिक के कारकर्दगी और लोड शेडिंग पर एहतजाज कर रहे हैं, जबकि के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया किसी को खातिर में नहीं ला रही? एक तरफ नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार किया है, तो दूसरी तरफ उसी नेपरा ने राइच पॉलिसी के खिलाफ के इलेक्ट्रिक के लिए टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक का एवरेज टैरिफ पाकिस्तान में दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के मुकाबले में 40% ज़्यादा हो गया है। अब ये इजाफी रकम देगा कौन? ये इजाफी रकम मेरे और आपके टैक्स के पैसों से अदा की जाएगी। जी हाँ, मैं और आप एक निजी कंपनी की नाकिस कारकर्दगी को सब्सिडाइज करेंगे। नेपरा को दिए गए रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़श्ता साल के इलेक्ट्रिक के रिकवरी लॉसेज 22% रहे, यानी 100 रुपए की बिलिंग पर सिर्फ 78 रुपए वसूली हुई। दिलचस्प बात यह है कि दीगर डिस्कोस के मुकाबले में ये रिकवरी रेट सबसे कम है, जिसको पूरा करने के लिए गुज़श्ता माह नेपरा ने 2024 के लिए के इलेक्ट्रिक का एवरेज टैरिफ 40 रुपए फी यूनिट कर दिया है, जो कि 2024 के लिए दीगर 10 डिस्कोस का एवरेज टैरिफ 28 रुपए फी यूनिट है। डिस्कोस के औसत टैरिफ और के इलेक्ट्रिक के मंजूर शुदा ज़्यादा टैरिफ के दरमियान जो फ़र्क पैदा होता है, वो बराह रास्त वफाकी बजट के ज़रिए टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी की शक्ल में टैक्स दहिंदगान पर मुंतकिल कर दिया जाता है। नेपरा ने अपनी फैसला साजी में के इलेक्ट्रिक के बिलों की 100% वसूली की बुनियाद पर तय करदा टैरिफ मैकेनिज्म को तब्दील किया और इसके बजाय वसूली के नुकसानात टैरिफ में पूरा करने की इजाज़त दे दी। ये बात भी अहम है कि के इलेक्ट्रिक को 48% बिजली नेशनल ग्रिड से मिलती है, जिसकी पैदावारी लागत के इलेक्ट्रिक के अपने यूनिट से कम है। अगर नेशनल ग्रिड से ये सप्लाई न जा रही होती तो के इलेक्ट्रिक का टैरिफ मजीद बढ़ाना पड़ता। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से 1600 मेगावाट तक बिजली हासिल कर सकता है, लेकिन इस सस्ती बिजली के पूरे कोटे को इस्तेमाल करने के बजाय के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग को तरजीह देता है। इसके अलावा सारिफिन भी सस्ती बिजली से महरूम रहते हैं। नेपरा को फराहम की गई मालूमात के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने कच्ची आबादियों में रिकवरी ना होने की शिकायत की है, जहां 100 यूनिट से कम माहाना इस्तेमाल होता है, और के इलेक्ट्रिक के मुताबिक वहां अमन अमान की सूरत हाल की वजह से रिकवरी करना मुश्किल है। लेकिन कराची के सियासी और समाजी हलकों ने के इलेक्ट्रिक के इस मौक़िफ़ की तरदीद की है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इंपॉर्टेंट इशू टेक अप करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अम्मार हबीब साहब, फाइनेंस एंड एनर्जी एक्सपर्ट हैं। इनसे ज़रा पूछते हैं कि ये मसला किस तरह हल होगा, क्योंकि एक उम्र गुजर गई है, एक मुद्दत गुजर गई है ये इशू देखते हुए, और कराची आइट्स के लिए एक ये ट्रबल है फ्रॉम लास्ट मैनी डेकेड्स, आई वुड से सालों का मसला भी अब ये नहीं रहा। अम्मार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि शदीद गर्मी में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है, बिजली के तमाम डिस्कोस के मुकाबले में जो के इलेक्ट्रिक की बिजली है वो महंगी है, लॉसेस भी ज़्यादा हैं और अकाउंटेबिलिटी भी अपेरेंटली कोई ख़ास नहीं दिखाई देती। ये के इलेक्ट्रिक के साथ एक्चुअल मसला क्या है? देखें, इसमें जो लॉसेस हैं और जो लोड शेडिंग होती है, बेसिकली लॉस बेस्ड लोड शेडिंग होती है कि जहाँ जहाँ से रिकवरी नहीं होती, जहाँ जहाँ से लॉसेस ज़्यादा होते हैं, उन एरियाज़ में जो है वो लोड शेडिंग ज़्यादा होती है। तो रिकवरी बेस्ड लोड शेडिंग रखी हुई है, जहाँ जिन इलाकों में रिकवरी कम है उन इलाकों से में लोड शेडिंग ज़्यादा होती है। हाँ, उसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे घराने भी होते हैं जिनकी रिकवरी पूरी होती है, जो पूरे अपने बिल देते हैं, मगर वो बीच में फंसे हुए होते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे ट्रांसफार्मर के साथ होते हैं या कि ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पे रिकवरी रेट कम होता है। राइट। अच्छा, अब ये जो केई का क्लेम है कि 70% कराची लोड शेडिंग से पाक है, और कुछ अर्सा पहले से 76% का क्लेम था, लेकिन अब ग्रेजुअली वो कह रहे हैं कि ये नीचे जा रहा है। तो रेगुलेटर क्या कर रहा है? क्या नेपरा का काम सिर्फ लेटर्स लिखना है या फिर नेपरा कोई एक्शन भी ले सकता है? देखें, देयर इज़ नो क्लियर बेंचमार्क, या आप बोलें क्लियर स्टेटिस्टिक्स नहीं। अगर आप किसी से पूछें कि एग्जैक्टली कितने घंटे की लोड शेडिंग पूरे कराची में किस वक्त हुई, तो वो हम कोई नहीं बता सकता, ना ही आपको रेगुलेटर बता सकता है और ना ही ये नंबर के इलेक्ट्रिक पब्लिकली डिस्क्लोज करता है। ट्रांसपेरेंसी के जो मौक़िफ़ हैं उससे बेहतर ये है कि जी बहुत क्लियरली ये
रेगुलेटर शुड आस्क एंड द कंपनी शुड रिस्पॉन्ड कि जी ये फीडर हैं, ये इलाके में यहाँ पे इतने घंटे की लोड शेडिंग डेली बेसिस पे हुई है, ये ट्रांसपेरेंसी है। एज ऑफ राइट नाउ हर कोई स्पेकुलेट करता है 70%, कौन से 70%? 70% इलाकों का क्या मतलब है? 70% फीडर में नहीं हो रही, 70% जोग्राफी के हिसाब से, 70% कंज्यूमर के हिसाब से, 70% तो बहुत सारी चीज़ के थ्रू आप जो है वो स्लाइस एंड डाइस कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इसमें इस तरह आनी चाहिए कि जहाँ जहाँ लोड शेडिंग हो रही है वो बहुत क्लियरली जो है वो चीज़ पब्लिकली जो है डिस्क्लोज की जाए कि जी आज या इस हफ्ते इन इलाकों में इन फीडर्स में इतने घंटे की लोड शेडिंग हुई है। दैट इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली ट्रैक कि लोड शेडिंग कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, वरना तो इट्स योर वर्ड अगेंस्ट माइन। सो ये हेरन से पे ही सारा काम चल रहा है, और या फिर ये जो स्टेटमेंट दे दी जाती है कहा जाता है कि उसको मान लिया जाए, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? बिल्कुल जी, दिस इज प्योर हेयरसे, देयर इज नो स्टैटिस्टिकल बैकिंग या देयर इज नो डेटा which you can use to जिसे कहते हैं ना validate this claim. राइट तो अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि नेपरा की जानिब से एक ख़त लिखकर चार्जशीट किया गया, और दूसरी तरफ देखते हैं कि टैरिफ डिफरेंशियल की मद में जो है सब्सिडी अप्रूव की गई, जो कि कौमी ख़जाने से दायरा दी जाएगी। अब इस डिसीजन के क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि मसला तो ये है कि एक तरफ सपोर्ट भी की जाती है, दूसरी तरफ क्रिटिसिज्म भी किया जाता है, लोग भी कंफ्यूज रहते हैं, लोगों को नहीं एक्चुअल पता चलता कि ये हो क्या रहा है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन? देखिए, जो बिजली का जो निज़ाम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। मुल्क में ये है कि यूनिफॉर्म टैरिफ एक चीज़ होती है कि पूरे मुल्क में एक ही प्राइस टैरिफ की होगी, तो कंज्यूमर को चाहे आप कराची में रहते हो या आप लाहौर में रहते हो या लाड़काना में रहते हो, एक ही प्राइस चार्ज होगी डिफरेंट स्लैब्स के हिसाब से। हर कंपनी की एक अलग कॉस्ट होती है बिजली को प्रोड्यूस करने की, प्रोड्यूस सिर्फ एक ही कंपनी करती है कि, और उसको ट्रांसमिट करनी और घर तक पहुंचाने की। उस कॉस्ट को जो है अगर किसी की बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है तो हुकूमत जो है वो उसको सब्सिडाइज़ करती है ख़जाने से, नेशनल ट्रेजरी बोल रहे हैं उसको कुछ भी। अब उसमें होता ये है कि अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा है तो आपको सब्सिडी करनी पड़ेगी। कॉस्ट क्यों ज़्यादा है? मल्टीपल उसके रीज़न हो सकते हैं, और उसको कम करने के लिए जो टाइम लगता है, इनएफिशिएंसीज़ की वजह से कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, नॉन रिकवरीज़ की वजह से कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, तो ये है। हाँ, नॉन रिकवरीज़ भी जो हैं वो फिर अलाउ की जाती हैं, जैसे इस केस में अलाउ की गई है, मगर दूसरी साइड से जो एक आर्ग्यूमेंट आता है कि जी कुछ एरिया से हम रिकवर कर ही नहीं सकते, देन दैट बिकम्स अ पॉलिटिकल एंड सोशल इशू। सो इस चीज़ इस तरह मैनेज करें, दैट इज़ लार्जली अ मोर ऑफ अ पॉलिटिकल इकोनॉमी या सोशल पॉलिटिकल इशू रादर देन प्योर अ नंबर्स गेम। बहुत सारे कराची में एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आप जाके रिकवरी नहीं कर सकते, ठीक है? तो उस चीज़ को किस तरह मैनेज करें? उनका लॉस कौन कवर करेगा? क्या हर साल जो लॉस उनका होता रहेगा वो स्टेट ही सब्सिडाइज करती रहे? तो ये कुछ सवालात हैं जो कि बहुत ट्रांसपेरेंटली ना सिर्फ इनके डेटा जो वो डिस्क्लोज होना चाहिए, बड़ी डिबेट होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को हल किस तरह करें। सो क्यों नहीं हम अब तक इसको कर पाते हैं? क्योंकि बताया ये पॉलिटिकल इशू भी है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, सोशो पॉलिटिकल इशू है, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। पिछले काफ़ी अरसे से हम देखते ही हैं, हम तो खैर प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी जाते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद जब अपोजिशन में होती हैं तो वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती हैं, लोगों को मोबिलाइज करना शुरू कर देते हैं, और प्राइवेटाइजेशन चाहे फेयर हो अनफेयर हो वो कंट्रोवर्शियल हो के काम सब ख़राब हो जाता है। अब ये मसला भी तो हम ज़माना हो गया सुनते हुए कि या तो ये सियासी जमातें जो ज़ाहिर है उनको प्रोटेक्ट करती हैं वो भी ये कहते हैं कि इनके साथ ज़्यादती हो रही है, दूसरी तरफ जो डिस्को है उसका क्लेम ये होता है कि नहीं जी हम तो अपनी रिकवरी कर रहे हैं। ये हल किस तरह होगा मसला आपके ख्याल में? देखिए, हल तो इसी तरह होगा जो जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहा है उसका कम से कम उसकी पेमेंट तो करे, ठीक है? अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि जी बिजली मिलती रहे और आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, जो आप पेमेंट नहीं करते हो किसी और को पेमेंट करनी पड़ती है, वो तो जो लॉसेस होते हैं उसकी पेमेंट किसी और को करनी है। बहुत सारे कराची में इलाके ऐसे हैं आप चले जाएँ जहाँ पे बेतहाशा कुंडे लगे हुए हैं, आप कुंडे वहाँ से उतार दें फिर नया कुंडा लग जाएगा, आप कुंडा उतार देंगे वो लोग जो है फिर आपको वहाँ पर तशद्दुद करना शुरू कर देंगे। तो उस चीज़ को किस तरह मैनेज करें, ठीक है? अगेन देयर नीड्स टू बी अ पॉलिटिकल सोल्यूशन टू दिस रादर देन एन इकोनॉमिक वन। टेक्निकल सोल्यूशन तो एक मौजूद है उसका कि आप एक हद तक रिकवरी इंप्रूव कर सकते हो, एक हद तक आप लाइन लॉसेस कम कर सकते हो, मगर बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आप वो नहीं कर सकते, उन पे किस तरह फोकस किया जाए, तो उसकी जो एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एंड दैट विल रिक्वायर इनपुट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स व्हिच इंक्लूड्स द रेगुलेटर, द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एज वेल एज द मेजर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स। बट प्रॉब्लम तो ये है ना कि यहाँ पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जो कराची की पर्टिकुलरली मैं बात कर लूँ तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस है कि के इलेक्ट्रिक जो है परफॉर्म नहीं कर रहा।
हाँ, तो अगर के इलेक्ट्रिक परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसकी गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए उन पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या करा, समवन नीड्स टू आइडेंटिफाई ना, जैसे मैंने बोला ना, सबसे पहला स्टार्ट हमने जो बात का करा वो किया जी 300 फीडर, वो बोलते हैं कि जी ये खराब है, तो 300 फीडर सबसे पहले देन द कंपनी नीड्स टू कमेंट से कि जी ये 300 फीडर है, इनमें ये मसला है, इनकी रिकवरी में ये इशू आता है और इतनी लोड शेडिंग होती है। फिर जो रेलेवेंट पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ की, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, देन दे कैन टॉक। अभी तो वही है ना, योर वर्ड अगेंस्ट हमारी। एक पार्टी कहती है कि जी ये पेमेंट नहीं करते, दूसरी पार्टी कहती है कि हम पेमेंट करते हैं। व्हेन यू टॉक विद डेटा, जब सामने आप लोगों को बैठेंगे, ट्रांसपेरेंसी डिस्क्लोज होगी चीज़, तब जाके उसका हल निकलेगा। अभी जो बात हो रही है वैसे हवा में बात हो रही होती है। राइट। अच्छा, अब ये एफटी की जो स्टोरी है उसमें कहा गया है कि केई को एनुअल 200 बिलियन की सब्सिडी मिलती है। इसका वैसे ब्रेक डाउन क्या है, आपकी क्या मालूमात? इसमें जो है बेसिकली अब ये आगे जाके चीज़ जो है थोड़ी मैनेज होगी। इसमें जनरेशन कॉस्ट की वजह से होता था, केई की जनरेशन कॉस्ट महंगी थी। पिछले 5-8 साल में हमने नया न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए हैं, नए हाइडल आए हैं, तो उससे ओवरऑल जो बिजली की कॉस्ट, बिजली की जनरेशन की जो कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, वो कम हो गई है, जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रिड की जो कॉस्ट है या नेशनल ग्रिड की कॉस्ट कम हो गई है। केई जो है वो सिर्फ और सिर्फ गैस पे इस्तेमाल करता है, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो उसका जो डिफरेंशियल है जनरेशन कॉस्ट का, उसकी वजह से जो है ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। आगे जाके इस चीज़ को मैनेज किया जा रहा है कि केई जो है नेशनल ग्रिड से भी सस्ती बिजली लेना शुरू कर दे, ताकि ओवरऑल कॉस्ट उसमें कम हो जाए, तो ये टैरिफ सब्सिडी जो है वो कम हो जाएगी। बट वो जो 42-48% कहते हैं कि नेशनल ग्रिड से ऑलरेडी लेते हैं, ये तो हाफ ऑफ द एनर्जी दे आर टेकिंग। और लेना पड़ेगा इनको, और गुंजाइश है लेने की, क्योंकि आप देखें ना यहाँ पे सरप्लस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। साउथ में ही केई के एरिया, सर्विस एरिया में ही तकरीबन कोई मेरे हिसाब से 3000 मेगावाट के कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, जो कि सस्ती बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर वो कराची केई को डायरेक्ट नहीं दे पाते, क्योंकि जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद नहीं है। राइट। सो हमारे साहब, क्या इनकी कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो सस्ती बिजली पैदा कर सकें और इन्वेस्टमेंट्स लेके आएँ इसके अंदर? इस तरह का कोई एग्रीमेंट इनके साथ नहीं है? नहीं, देखें, सस्ती बिजली तो ऑलरेडी मुल्क में मौजूद है ना। बात सारी ये है कि जो प्रॉब्लम जो आता है इनएफिशिएंसीज का आता है, थेफ्ट जो है, थेफ्ट को आप किस तरह रोकेंगे? हाँ। कुंडे की थेफ्ट हो रही है, अब सिर्फ इनएफिशिएंसी का इशू है। सस्ती बिजली तो मौजूद है, आप बिजली की कॉस्ट अगर जीरो भी कर दें, कल आप बोलें कि जी 0 पे फ्री में मिल रही है कहीं बिजली, तो भी इनएफिशिएंसी से उसकी है ना, जो ट्रांसमिशन लाइंस का भी इशू है, जो बिल नहीं दे रहे, जो घराने बिल नहीं दे रहे, जो कमर्शियल एंटिटीज बिल नहीं दे रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, जो कंडे से चोरी कर रहे हैं, इस चीज़ को ख़त्म करना है ना। इसको कैसे ख़त्म करेंगे? सवाल ये जनरेशन का इशू नहीं है, अब डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है। सही है। अब ये जो एक कहा गया कि इनके कुछ इंटरनल इश्यूज भी हैं जिसकी वजह से केई परफॉर्म नहीं कर रहा, डू यू एग्री विद दिस? और ये क्या इश्यूज हैं जो इंटरनल इनके प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से कई उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा जिस तरह करना चाहिए, जिस तरह दूसरी डिस्कोर्स कर रही हैं? देखिए, टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस, ये एक ही प्राइवेटाइज एंटिटी है, दूसरी डिस्कोर्स प्राइवेटाइज नहीं है। ये एक ही है जिसके शेयर होल्डर हैं, और अभी भी कोई क्लियर शेयर होल्डिंग का पता नहीं है कि कौन शेयर होल्डर है एंड हु इज़ कॉलिंग द शॉट्स, जिसकी वजह से कोई भी इदारा हो, अगर आपको क्लियर शेयर होल्डिंग नहीं हो, आपको ये नहीं पता हो कि डायरेक्शन क्या है, तो ऑब्वियसली उस चीज़ की परफॉर्मेंस सफ़र करती है। केई में भी यही चीज़ हो रही है। और ये इट्स वन ऑफ द फैक्टर और मेन फैक्टर? दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर, वन ऑफ द मेनी फैक्टर्स। ओके, तो अब इसको रिजॉल्व होता भी हम फ़िलहाल नहीं देख रहे, क्योंकि इसके ऊपर भी कोई फ़िलहाल हमें कोई डिस्कशन या डेवलपमेंट नहीं नज़र आती। हो रही हैं चीज़ें, इट विल टेक टाइम। पिछले समझे कोई ये चीज़ पिछले 5-6 साल से चल रही है, एंड दिस विल कंटिन्यू। तो लेट्स सी क्या होता है, मगर वी कैन नॉट गिव एनी क्लियर टाइमलाइन फॉर दिस। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी रिजॉल्व होना ज़रूरी है। बिल्कुल जी, ठीक है। अब ये जो इनके टैरिफ मैकेनिज़्म है वो तब्दील करके नेपरा ने 100% रिकवरी का जो कॉन्सेप्ट था उसे ख़त्म करके जो लॉसेस की टैरिफ में रिकवरी की इजाज़त देने का कहा है। ये सहूलत जो है वो दूसरी डिस्कोर्स को भी है, ये फैसिलिटी? ये दूसरों को नहीं है, क्योंकि दूसरे नेशनल हैं, एक ही उस पे हैं, तो वो सर्कुलर डेट के थ्रू कवर कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा जो मार्जिन है वो ज़्यादा दिया हुआ है, मार्जिन जो है ये थोड़ा कम होना चाहिए इसमें, क्योंकि वही जैसे वाली बात है कि हर साल अगर आप इतना रिकवरी लॉस होगा तो वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन, वेयर डू यू स्टॉप? सो इसमें आप कह रहे हैं क्योंकि वो दूसरी जो है वो इस तरह प्राइवेटाइज नहीं है, जिसकी वजह से उनको नहीं, ये फैसिलिटी इनको है। अब ये 22% इनका रिकवरी लॉसेस हैं केई के, और ये कहते हैं कि इनका 87% वो जो आप पहले भी बात कर रहे थे 300 फीडर्स पर होता है,
इसमें कुछ लाइक ये लॉजिक आप खुद भी कह रहे हैं कि इसमें कोई ख़ास वो नहीं है ये, क्योंकि ये हेयर एंड सेव वाला मामला ये आइडेंटिफाई नहीं है। सो मुझे अपेरेंटली ये लग रहा है कि ये इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा, ये टेक्निकल से ज़्यादा, ये एफिशिएंसी से ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल मसला बन चुका है। ये ऐसा ही है बेसिकली। आपको पता है कौन से इलाके में कितनी बिजली चोरी हो रही है, कितने कुंडे लगे हैं, आप वहाँ से कुंडे उतार दें। बहुत सीधी सी बात है। द सोल्यूशन इज पॉलिटिकल रादर देन इकोनॉमिक। आप एक हद तक कर सकते हैं ना, जनरेशन कॉस्ट मैंने बोला ना, आप जीरो कर दें जनरेशन कॉस्ट, ठीक है, तब भी जो चोरी के लॉसेस होंगे वो तो किसी और ने भरने होंगे ना। जो लोग बिल नहीं दे रहे उनके लॉसेस तो किसी और ने भरने होंगे। और ये है तो अनफेयर प्रोसेस है, क्योंकि जो लोग भर रहे होते हैं वो, क्योंकि दुनिया में तो हम देखते हैं वो एनर्जी अपनी यूज़ करने के लिए आप अपनी डिवाइसेस हैं आपके पास, आप अपनी उन डिवाइसेस के थ्रू जो है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, कितनी आपने यूज़ की उतना पे एज यू गो वाला सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली जो पे करता है वो भी सफ़र करता है, और फिर एक ऐसी इलॉजिकल डिबेट जारी है जिसका कोई रिज़ल्ट भी नहीं निकल पा रहा। मैं तो ज़रा आपसे ये इसी हवाले से टेक्निकल चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज़ तो ये हम 2013 में हमें पावर मिनिस्ट्री ने जब मिनिस्ट्री ने ब्रीफिंग दी थी मुल्क में लोड शेडिंग वाले मसले पे, तो लाइन लॉसेस के साथ थेफ्ट को बहुत इंपॉर्टेंट करार दिया था। 2025 में भी हम यही डिबेट कर रहे हैं। उस वक्त भी मिनिस्टर इसी किस्म की बातें करते थे, आज भी हमें इस किस्म की चीज़ें, ज़ाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज तो हुई हैं, लेकिन वो इशूज़, मेन इशूज़, कोर इशूज़ अभी भी वहीं पर हैं। आपके ख्याल में अगर ये ऑफर करता है कि जी गो अहेड, एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, मगर और रूम है उसको इंप्रूव होने का। देयर इज मोर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अच्छा, ये जो बजट में बात की गई है सर्कुलर डेट को कम करने के लिए, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? ये ठीक है, डूएबल है, बेहतर होगा इसमें? नहीं, वो उसमें टाइम लगेगा। वो एक बात हुई है उसमें, मगर उसकी जो टू गेट थिंग्स इन मोशन इट विल टेक टाइम। सर्कुलर डेट देखें इसी तरह कम होगा जब आपके लॉसेस कम होंगे। जब लॉसेस आपके कम होंगे तो सर्कुलर डेट कम होगा। जब चोरी कम होगी सिस्टम में, जब रिकवरीज इंप्रूव होंगी, तभी सर्कुलर डेट कम होगा। अच्छा, ये बिल्स में जो कह रहे हैं कि सरचार्ज बढ़ाएंगे तो उससे कुछ ये कम होगा प्रेशर? उससे देखें, वो तो उसमें ये कह रहे हैं कि सर्कुलर डेट जो है उससे रीपे करने की बात हो रही, मगर वो अभी तक वो चीज़ फाइनल नहीं है, फाइनलाइज नहीं हुई है। बिल्कुल। ओके, टुवर्ड्स द वेरी एंड मुझे बताइएगा कि ये जो 300 फीडर्स का वो फेडरल को कहते हैं कंट्रोल ले लें, इज इट पॉसिबल? हो सकता है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला ना, वो जो 300 फीडर की बात करते हैं उसका डेटा तो सामने आया ना। वी नीड टू सी कि उसमें हो क्या रहा है, कितनी थेफ्ट है, कितनी रिकवरी है, कितने लॉसेज हैं, ताकि वो चीज़ सामने पता लगे। अभी जो हम बात करते हैं 300 फीडर है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें कि जी वो कौन से 300 फीडर हैं। मैप पे आप आसानी से देख के बता सकते हैं ये 300 फीडर हैं। फिर आप ये आइडेंटिफाई करें कि उन एरियाज़ में जो है चोरी कितनी है। फिर आप ये आइडेंटिफाई करें कि जी जो अगर बिल जनरेट होती हुए हैं तो कितने लोग उस एरिया में बिल देते हैं। ये डेटा आप हर महीने, हर हफ्ते आप निकालें, फिर देखें उस पर ऑटोमेटिकली बात। क्या के इलेक्ट्रिक ने वो बनाया हुआ नहीं होगा आपके ख्याल में डाटा? नहीं, बिल्कुल उनके पास मौजूद होगा। और अगर इट्स सच अ बिग प्रॉब्लम तो इट नीड्स टू बी डिस्क्लोज पब्लिकली, एंड देन द पब्लिक कैन टेक अ डिसीजन। जो भी लोग हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोग हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, एवरीवन कैन देन लुक एट द डेटा एंड सी कि यार हो क्या रहा है। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का इशू है इसका मतलब विदाउट डेटा अगर हम बात करते हैं, वो तो आपकी बात और मेरी बात मतलब वही है ना। अगर डेटा ही नहीं है तो क्या बात करें। सो ट्रांसपेरेंसी का मेन इशू है इसका मतलब, ये क्लैरिफाई नहीं हो रहा, ये क्लियर नहीं है कि कहाँ पर क्या इशू रिजॉल्व ट्रांसपेरेंसी से होगा। राइट, थैंक यू सो मच। अमार हबीब खान हमारे साथ मौजूद थे, एनर्जी एक्सपर्ट थे, फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। कराची इलेक्ट्रिक का मसला, कराची के अंदर लोड शेडिंग की वजह से जो लोगों को मुश्किलात और मसाइल हैं उस पर बात कर रहे थे कि किस तरह रिजॉल्व हो सकता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट इशू टेकअप करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। पावर टॉक्स टू पावर, द मोस्ट पावरफुल आर्मी टॉक्स टू पाक आर्मी। जी हाँ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को अमरीकी फौज ने यूएस आर्मी डे की सालाना तकरीबात में शिरकत की दावत दी है। ये प्रोग्राम अमरीकी फ़ौज की 250वीं सालगिरह की याद में मुनक्किद किया जा रहा है। इस खबर पर भारत में सफ़े मातम बिछ गया है। हालिया जंग के बाद भारतीय हुकूमत और मीडिया पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार ठहराकर दुनिया की हिमायत हासिल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें उनको मुंह की खानी पड़ी। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल एरिक कोरेला ने कहा है
कि दुनिया में इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान फिनोमिनल पार्टनर है। जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन की एक नई झलक है। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए गैर मामूली तारीफी कलमात और उन्हें 250वें अमरीकी फौज परेड में शिरकत की दावत अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह ने कांग्रेस में गवाही देते हुए पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ शानदार पार्टनर करार दिया और ख़ास तौर पर दाइश खुरासान के खिलाफ कार्रवाइयों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। उन्होंने इंकशाफ किया कि काबुल एयरपोर्ट हमले में मुलव्विस मुबैना दहशतगर्द की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहला फ़ोन जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें किया और अमरीका को हवालगी की पेशकश की। जनरल कोरेला ने वाज़ेह किया कि भारत के लिए हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं बिगाड़ सकते। ये ताल्लुक अमरीका की कौमी सलामती के लिए अहम है। इससे पहले यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान ने पाकिस्तान भारत के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहा। यह आलमी सतह पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है जिस पर भारत शदीद परेशान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।